नमस्कार। आकाशवाणी के राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह और मैं हूं मालविका गायत्री। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मौसम की जानकारी से लेकर संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, जल प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम जानकारियाँ, उपलब्धियाँ और उनके समाज पर प्रभाव को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मार्च का महीना विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह अवसर हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। विज्ञान भारती का यह अंक उन्हीं महिलाओं को समर्पित है जो विज्ञान की दुनिया में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। आज महिलाएं अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य विज्ञान, रक्षा प्रौद्योगिकी और जैव विविधता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए 6 रोचक प्रस्तुतियां लेकर आए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो अंतरिक्ष विज्ञान को हमारे दैनिक जीवन से जोड़ता है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अर्थात NRSC उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर उन्हें विभिन्न विकास कार्यों में उपयोगी बनाता है। इस खंड में डॉक्टर N अपर्णा, डेप्यूटी डायरेक्टर NRSC हैदराबाद अपने विचार साझा कर रही हैं। विषय अंतरिक्ष से समाज तक, NRSC के रिमोट सेंसिंग डेटा से राष्ट्र को होने वाले लाभ। रिमोट सेंसिंग तकनीक जैसे कि हमारी आंखें हैं और हम किसी चीज को छूते नहीं है, बिना छुए हम बता सकते हैं कि ये एक टीवी है या इट्स अ क्लॉक या टेबल है, ये क्या है। इसी तरह से रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जहाँ पे हम किसी को छुए बिना उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये दे आर लाइक आईज इन द स्काई, जो हमारी धरती के बारे में बता सकते हैं, धरती पे क्या हो रहा है वो बता सकते हैं, मौसम के बारे में बता सकता है। सो दिस इज ऑल रिमोट सेंसिंग, मतलब कि आप बिना किसी वस्तु को छुए उसके बारे में बताने की प्रक्रिया को रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम में NRSC की भूमिका सबसे उच्च है क्योंकि ये सब जो सेंटर्स हैं सबका अपना अपना एक नियमित काम है। तो जैसे हमने शार से उस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, इस ट्रैक से हमने सैटेलाइट को कंट्रोल वगैरह किया, लेकिन डेटा कहाँ से आएगा? तो NRSC हैदराबाद एक ओनली ऐसा संस्था है जहाँ पे पूरे देश में डेटा एक्वायर किया जाता है, आंकड़ों को उत्पादन किया जाता है और आंकड़ों को जो है सब उपभोक्ताओं को दिया जाता है ताकि वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। सो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर है क्योंकि टीवी में हम देखते हैं कि लॉन्च हो गया, ताली बज गई, सब खत्म हो गया, बट वहां से खत्म नहीं हुआ, वहां से काम शुरू हुआ है और वो काम शुरू होता है NRSC से। सो NRSC प्लेज अ रियल मेजर रोल इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ द सैटेलाइट एज वेल एज द लाइफ साइकिल ऑफ द सैटेलाइट। दैट मीन्स जब से लॉन्च हुआ है और तब तक वो काम करेगा, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, इट इज NRSC हु टेक्स केयर ऑफ द सैटेलाइट अलॉन्ग विद दिस ट्रैक। जैसे हमारा ये सैटेलाइट है OceanSat 3, उसके संग हमारा एक स्कैटरोमीटर है। वो क्या करता है? वो विंड वेक्टर देता है, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, ये सब। तो जब आप एक साथ बैठ के पूरे ग्लोब का विंड की डायरेक्शन और विंड किस तरह से जा रही देखेंगे तो आपको अपने आप से पूरा खगोल का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि आज यहाँ पे ये आएगा, यहाँ चक्रवात आएगा, उस तरह की नॉलेज भी देता है। क्लाइमेट के लिए बेसिकली हम लोग काफी सारे मॉडलिंग जनरेट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हम लोगों के पास ऑलमोस्ट 40-50 साल का डेटा है। तो उसमें से देख के कि अब जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है और टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से नॉर्थ पोल कितना, मतलब आइस उसमें से इट इज डिप्लीटिंग और साउथ पोल में कितना आइस इज डिप्लीटिंग। इस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए वी आर रियली वर्किंग अलॉट। कहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स हैं, फॉरेस्ट फायर क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे हमें देखना है, इसको कैसे रोकना है, ये सब सलाह हम गवर्नमेंट को देते हैं एंड दे टेक इट फॉरवर्ड। जैसे आपदा प्रबंधक है, आपदा किस तरह के होते हैं? एक तो मैन मेड होता है और एक नेचुरल होता है। तो हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि इतनी बारिश हो रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होगा, कुछ ना कुछ बाढ़ आएगा या नदी अपना रुख बदलेगी। लेकिन फायदा ये है कि हम उसको डेटा दिखा सकें कि देखो उस समय पहले जब बारिश नहीं हो रही थी या तूफान नहीं आ रहा था तो डेटा इस तरह से है, आज ये पानी इतना फैल चुका है, इतना पानी फैलने के कारण इतने घर डूब गए हैं, इतनी फसल की नुकसान हो गई है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है। जैसे हिमालयाज में आपने एक जगह तो
बता दिया, लेकिन उसका रिपरकेशन नीचे भी जाता है। उस तरह के रिपोर्ट्स और आउटपुट्स हम मैनेजमेंट को यानी गवर्नमेंट को देते हैं, फिर वो इस्तेमाल करके उसको आगे ले जाते हैं। तो सिमिलरली अगर आप क्रॉप के बारे में बात करते हैं, कई जगहों पर कीड़ा लगता है, वो कीड़ा जो है ना वो फसल की नुकसान कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उसको भी मॉनिटर करते रहते हैं, मॉनिटर करके एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देते हैं कि लोग इस तरह से ये चल रहा है। ये थी डॉक्टर एन अपर्णा, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार रिमोट सेंसिंग डेटा समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक है। जल संरक्षण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया जल प्रबंधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इस खंड में हैदराबाद रेन वाटर प्रोजेक्ट की फाउंडर कल्पना रमेश अपने विचार साझा कर रही हैं। विषय हर बूंद अनमोल, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के पीछे का विज्ञान। हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये बहुत ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप जयपुर या जोधपुर या बड़े बड़े हवेलीज में द बेसमेंट ऑफ द हवेली वाटर टैंक ही है, इट्स अ सम्प। वहाँ पे जो वर्षा जल इतना नहीं आता है जितना साउथ में। हम लोग इतना लकी है कि इतना सारा यहाँ पे रेनफॉल होता है। इन राजस्थान एंड दोज एरियाज वाटर रेनफॉल बहुत कम होता है, तो हर बूंद का महत्व उनको मालूम है। व्हेनेवर दे गेट रेन्स दे स्टोर इट। टंका बोलते हैं, हर स्ट्रीट के एंड पे देयर समथिंग कॉल्ड अ टंका, जो हर बूंद पानी उसमें जाके स्टोर हो जाता है और पूरे स्ट्रीट के लिए इट प्रोवाइड्स वाटर थ्रू आउट द ईयर। एंड सो दिस अंडरग्राउंड रेन वाटर स्टोर एंड रीयूज, ये सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है, ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है। लेकिन आज के जो आधुनिक सिटीज एंड द वे वी आर गोइंग एज डेवलपमेंट, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रणाली है, दिस नीड्स टू बी डन लिटिल इनोवेटिवली। थोड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी इनोवेटिव मेथड्स लाने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल पिट्स होते हैं, वो ट्रेडिशनल रिचार्ज पिट्स अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उससे होगा ही नहीं। 1 साल मेंटेन करते हैं, 2 साल मेंटेन करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। फिर ऊपर एक लेयर सा बनता है जो सीमेंट के जैसे, उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। Then what is the use of that rainwater pit? हमने एक सर्वे किया है, 90% ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स जो बना गया है वो फेल हो चुके हैं, इसलिए कि वो मेंटेन नहीं हो पाता है। मतलब हर एक पिट में जो लेयर्स ऑफ स्टोन्स है, देन द सिल्ट गेट्स फिल्ड अप, उसको साफ करने के लिए समझो एक 10 फीट पिट है। क्योंकि इसमें खर्चा है, लोग नहीं करते हैं, 1 और 2 years करके उसको छोड़ देते हैं। तो इनोवेशन की जरूरत है। हम लोग बहुत सारा कैंपेन्स गवर्नमेंट भी किया है और हमने भी किया है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट साफ कीजिए, कीप देम क्लीन, कीप देम रेन रेडी। लेकिन इट डजंट रेजोनेट, हार्डली 2% पीपल जो है उसको रेजोनेट करते हैं। और एक और चीज है कि आपको पानी बहुत इजी मिलता है, आपको टैप खुलने से पानी आ जाता है। अगर टैप में पानी नहीं आता है, आप एक फोन लेके एक टैंकर बुलाओ, ये बहुत अफोर्डेबल हो चुका है। तो आपको पानी का इट्स नॉट प्रायोरिटी, लेकिन आपको प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है। वी नीड टू हार्वेस्ट रेन वाटर, वी नीड टू रीयूज रेन वाटर एंड इनोवेटिव मेथड से इसलिए करना है कि आप उसको लॉन्ग टर्म फिर सस्टेन करोगे। सो ट्रेडिशनल वाटर पिट्स एक जगह है जहाँ पे आप उसको मेंटेन करोगे। अगर नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो देर आर मॉड्यूलर सिस्टम्स टुडे। जो मॉड्यूलर सिस्टम है, इट इज नथिंग बट अ कैप्चरिंग मैकेनिज्म। वो 4-5 घंटे में आप फिट कर सकते हो अ मॉड्यूलर टैंक। 2000 लीटर का या 1000 लीटर का टैंक कहाँ फिट करोगे? ये आपके जो डेड बोरवेल्स है ना, वो केसिंग पाइप, अराउंड द केसिंग पाइप, ये थोड़ा खुदाई करोगे और ये 1000 लीटर का टैंक बिठाओगे। ये टैंक ढकता है जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन से, तो एक बूंद, एक नॉट इवन बिट ऑफ सैंड और मड विल गो इन, इट विल बी कम्प्लीटली सील्ड विथ जियो टेक्सटाइल। ओनली एक पाइप जाएगा उसमें जो डीसिल्ट होके, पानी उसमें आप छोड़ देंगे और ये केसिंग पाइप जो है डेड बोरवेल का, उसमें आप स्लॉटिंग करोगे। स्लॉटिंग पहले खुदाई, फिर केसिंग पाइप में स्लॉटिंग, फिर ये बॉक्स जो है फिट करोगे और उसके ऊपर थोड़ा सा सैंड डाल के फिर मट्टी से आप कवर कर सकते हो। वहां पे पिट है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो दैट वे इवन बिल्डर्स एंड वो जो एस्थेटिक्स के बारे में सोचते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत इजी काम है। ये रोड के नीचे भी फिट हो सकता है, आपके लॉन्स के नीचे फिट हो सकता
सकता है, आपके गार्डन एरियाज में फिट कर सकते हैं उसको। ओनली थिंग इज डीसिल्ट करना है रेन वाटर को और एक पाइप फिट करना है जो मॉड्यूलर टैंक में जाएगा और टैंक में जो कलेक्ट होएगा वो पूरा स्लॉटिंग के द्वारा वो केसिंग पाइप में नीचे चला जाएगा और इट विल कनेक्ट विद द ग्राउंड एक्विफर। ये माध्यम से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इजीली कर सकते हो। एंड जो पाइप्स है, ये मटेरियल जो ले सकते हैं, हर एक सैनिटरी शॉप में आपको इजीली मिलने वाला चीज होना चाहिए। आप सुन रहे थे हैदराबाद रेन वाटर प्रोजेक्ट की फाउंडर कल्पना रमेश को, जिन्होंने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत की रक्षा तकनीकों के विकास में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस खंड में आइए सुनते हैं सीनियर साइंटिस्ट DLRL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी DRDO हैदराबाद से सीनियर साइंटिस्ट लक्ष्मी तिवारी को, जो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। विषय सुरक्षा के लिए विज्ञान, भारत के रक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार। DRDO का मेन पर्पस कि हमारी जो सशक्त सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लगे हुए जैसे BSF, तिब्बत फोर्स और जो भी लो कॉन्फ्लिक्ट के जो भी हमारे सशक्त सेनाएं हैं, उनके लिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट हथियार डिजाइन करते हैं। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है वो उसको हमें नई टेक्नोलॉजी के नए हथियार बनाने पड़ते हैं और समय से आगे सोचना पड़ता है। क्योंकि हमें गुलाम देश की प्रवृत्ति से बाहर निकले हैं तो हमें अपने लिए स्वयं ही कुआं खोद के पानी पीने जैसा था। तो जब हमारी स्थापना हुई उसमें ये बताया गया कि हमें अपने सेनाओं की जितनी भी जरूरतें हैं जो कि टेक्नोलॉजी और हथियार और टैंक और लड़ाकू विमान, उन सब के लिए DRDO को काम करना है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे इनिशियली 52 लैब्स की स्थापना की गई। उस 52 लैब में इनको एक एरिया वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक 10 लैब कम्युनिकेशन में काम करेंगी, एक 10 लैब आयुध के क्षेत्र में काम करेंगी, आर्मामेंट के, एक 10 लैब मिसाइल के क्षेत्र में काम करेंगी और एक 10 लैब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करेंगी। और बाकी जो है वो हमारी बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज हैं। जैसा हमने देखा कि बहुत सारी लैब्स हमारे जैसे कि ग्वालियर में और डेबल वगैरह ये बायोलॉजिकल इक्विपमेंट में काम करती हैं। और हमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कोविड के समय में हम सब लोग PPE और सैनिटाइजर ये सब भी बना रहे थे और बहुत ही जल्दी बना के हम दे पा रहे थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टैब्लिश थी ये सब उस समय हमारे पास, इसलिए हम उससे फाइट कर पाए। तो कहने का मतलब ये कि उस समय ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि इंडिजिनस मतलब जो हमारे देश में ही निर्मित हो, देश में ही डिजाइन और डेवलपमेंट किया गया हो, ऐसे हथियार और ऐसे सिस्टम और ऐसे टेक्नोलॉजी हमें अपने लिए डिजाइन करनी है। ये मेन एम है DRDO का। और इसमें हमारा क्या एम है, जैसे कि हम DLRL हैं तो DLRL वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर मैं आपको सीधे शब्द में अगर बताना चाहूँ तो ये क्या होता है कि हम पैसिव रहते हैं और मोस्टली पीस टाइम में हम डाटा इकट्ठा करते रहते हैं, एडवर्सरी का डाटा इकट्ठा करते हैं और उसकी एक लाइब्रेरी बनाते हैं और फिर युद्ध के समय में उसको हम प्रिसीजन में यूज करते हैं। जैसे कुछ बॉम्ब ड्रॉप करना है तो वो डाटा यूज किया, जैसे कि कहीं जाके कुछ इंटरसेप्ट करना है, कुछ सर्वेलेंस करना है तो वो डाटा यूज किया। आजकल के जितने भी युद्ध हम देख रहे हैं, जो अभी भी युद्ध हुए पिछले अपने सालों से हम सुन रहे हैं, इसमें कोई फिजिकल मैन टू मैन युद्ध नहीं हो रहा है। उसमें क्या है कि जो जिसकी टेक्नोलॉजी जितने आगे है वो युद्ध जीतेगी, ऐसा तो निश्चित है। तो टेक्नोलॉजी आगे मतलब जैसे कि हमने सोचा कि एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे मिसाइल दागेंगे, वो मिसाइल दागे उससे पहले हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे उस मिसाइल को बनाने में, उस मिसाइल को दागने में, उसको प्रिसीजन करके दागने में। उससे अच्छा हम एक छोटा सा कमर्शियल ड्रोन ले लेंगे जिसमें पूरा एम्यूनिशन डाल के उसको डायरेक्शन दे के और वहां जाके फेंक के आ जाएंगे। तो अगर आप कॉस्ट और टाइम को मैच करेंगे तो कहाँ मिसाइल और कहाँ ड्रोन। तो यह है टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट। तो अभी क्या है, आजकल के युद्ध में जितने जल्दी रिएक्ट करेंगे सिचुएशन पे और जितना जल्दी वो काम करके वापस आ जाएंगे और जितना प्रिसीजन से वो काम करेंगे वो मायने रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में यही होता है कि हम कितना प्रिसीजन से उस चीज को पता लगा लें और कितने प्रिसीजन से एक्ट करें उसके ऊपर। और उसमें कम्युनिकेशन का अपना ही रोल है क्योंकि जब बहुत बड़े एक फॉर्मेशन होते हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनको सिस्टम्स को भी आपस में कम्युनिकेट करके डाटा लेना देना पड़ता है और लोगों को भी आपस में कम्युनिकेट करके डाटा लेना देना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन का अपना ही एक रोल है जो कि आजकल बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। मतलब जैसे कि हम पहले वायर्ड कम्युनिकेशन में थे, आजकल वायरलेस में है, फिर आजकल फोटोनिक कम्युनिकेशन में आ गए, तो जितना क्वांटम कम्युनिकेशन में आ गए हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन भी जो पहले हम एक खत लिख के 1 महीना वेट करते थे, वो हम ईमेल से अब 2-3 मिनट में कर लेते हैं। और उससे पहले अभी जो हम सिर्फ सेंसर करके फोटोनिक्स में एक लाइट के ऑन और ऑफ से पता लगा लेते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई, तो हम ऐसे इवॉल्व होते हैं। ये थी डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी, सीनियर साइंटिस्ट DLRL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी DRDO हैदराबाद से, जिन्होंने रक्षा के क्षेत्र में विकसित हो रही आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी। आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान के सामने एक बड़ी चुनौती है एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस। इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। इस खंड में डॉक्टर वसुंधरा भंडारी, वैज्ञानिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर, हैदराबाद से अपने शोध और अनुभव साझा कर रही हैं। विषय एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस और उभरते वैज्ञानिक अनुसंधान। हमारी जो रिसर्च है वो 2 तरीके से काम करती है। एक, ऐसा क्यों है कि एक इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और एक इंसान सेम बीमारी से लड़ नहीं पाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या हमारी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। अगर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो वो बैक्टीरिया अंदर घुस के ऐसा क्या करता है, हमारे खुद की बॉडी को अपने लिए इतना अच्छा रहने का एक घर बना लेता है कि वो आराम से रह रहे हैं। लेकिन कुछ की बॉडी ऐसा घर है जो उसको अंदर घुसने नहीं देता है। तो इस सब के जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो आजकल हम यूज करते हैं मल्टीओमिक्स। आपने जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स सुना होगा। ये जो तकनीक है ये इतनी स्पीड और इतनी फास्ट है, ये हमें अंदर बता सकते हैं कि हमारे कौन सी जीन्स, हमारे कौन से प्रोटीन्स और हमारी बॉडी का ऐसे कौन से सेल्स है, हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन बैक्टीरिया को अंदर जीने के लिए आरामदायक उनको कंडीशंस दे रहा है। तो अगर हम उसको खत्म ही कर दें उस आराम को, तो क्या हम बैक्टीरिया को रोक पाएंगे अंदर से? तो पहला तो क्षेत्र ये है कि हमारी बॉडी कैसे उनको सपोर्ट कर रही है, क्यों हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट ही काम कर रही है। दूसरा, जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस हो गए। रेजिस्टेंस मतलब कि आज जो दवाई हम पे काम कर रही थी उन बैक्टीरिया पे, अब वो काम नहीं कर रही हैं। तो उसका हम जानने के लिए भी हम काम करते हैं। हम पेशेंट्स के सैंपल्स में से वो बैक्टीरिया निकालते हैं, उनका जो पूरा जीनोम है, उनका पूरा DNA है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उनके DNA में ऐसे क्या बदलाव हो गए जिससे कि अब वो जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयां हैं, उन पे काम नहीं कर रही हैं। तो अगर हम इन दोनों तरीकों को मिला दें तो हम एक कॉमन रास्ता ढूंढ पाएंगे जिससे कि हम एक तरफ नई दवाई बना पाए और दूसरी तरफ अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना पाए कि वो बैक्टीरिया अंदर घुस ना पाए और दूसरा जैसे दवा खाएं तो वहीं पे उसका खात्मा हो जाए। तो हमारा मेन जो रिसर्च फोकस है वो यही है नाइपर हैदराबाद में। जो हमारा शोध है उसे आम जनता को सोचकर ही हमने शुरुआत करी है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लोग बहुत गरीबी में रह रहे हैं, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, जहां उनको ढंग से वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, वहां पाया जाता है। बाकी और बैक्टीरिया भी हैं जो उन्हीं एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं, जो ज्यादा साफ सुथरी जगहों पे नहीं रह पाते हैं। अगर हम ऐसी दवाइयां बना पाए जो इतने खतरनाक छोटे छोटे इन जीवाणु से लड़ सकें, तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी को बहुत मदद करेगा। उसके ऊपर जो इनका हॉस्पिटल में रहने का टाइम है उसे कम कर देगा। उनको बहुत दिन अस्पताल में नहीं बिताने पड़ेंगे, बिकॉज अस्पताल में रहने से क्या होता है कि और नई तरह के इन्फेक्शंस के लिए भी हम प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस वक्त वीक कंडीशन में रहती है। हमारे साथ साथ हॉस्पिटल केयर या स्वास्थ्य कंडीशंस को भी इम्प्रूव करेगा, उसके ऊपर आम आदमी को भी हर तरह से मदद करेगा। एक नया चीज ढूंढी है जिसमें कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिनोबैक्टर बोमानी। पूरे विश्व के स्तर पे हमने एक पेपर पब्लिश किया है कि हम बता पाए हैं कि ए बोमानी ऐसा क्या करता है, हमें ही बीमार किए जा रहा है और कुछ चीजों में तो वो जीवन खत्म ही हो जाता है उस पेशेंट का जिसको इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। तो ए बोमानी क्या करता है, वो हमारी अंदर की जो कुछ जीन्स हैं जो मदद करती हैं बैक्टीरिया को क्लियर होने में, वो उन्हीं को दबा देता है। तो वो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स जिनको वो दबा देता है, ये सारा शोध उस कार्य पर है। ये थी डॉक्टर वसुंधरा भंडारी, वैज्ञानिक, नाइपर हैदराबाद, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण और उसमें विज्ञान की भूमिका की। आज कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अध्ययन पारंपरिक तरीकों से करना कठिन है और आधुनिक विज्ञान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस खंड में डॉक्टर विष्णुप्रिया कोलीपाकम,
साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून से अपने विचार साझा कर रही हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं संकल्प मिश्रा। विषय भारत में संरक्षण संबंधी निर्णयों में विज्ञान की भूमिका। सौजन्य आकाशवाणी देहरादून। टाइगर की पॉपुलेशन देश में बढ़ती जा रही है। निश्चित ही आप जैसे वैज्ञानिकों का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। कैसे ये प्रक्रिया की जाती है? NTCA के साथ आप लोग मिलकर के कैसे इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, और क्या अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जा रहा है कंजर्वेशन में? आपने सही बात की कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे एक दो प्रोटेक्टेड एरियाज में टाइगर एक्सटिंक्ट भी हो चुका था। पर प्रोजेक्ट टाइगर का जो एम है वो सिर्फ टाइगर बढ़ाने की नहीं है। NTCA का जो मैंडेट है वो है टाइगर, उसकी इकोसिस्टम, प्रे, हैबिटेट सबको अच्छा रखने का। हमारी जो रोल है NTCA को हेल्प करने का, ये है कि हम एक साइंटिफिक तरीके से टाइगर्स को काउंट करें, उनको बताएं कि कहाँ पे इन्वेजिव स्पीशीज होता है, कहाँ पे प्रे कम है, कहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही है, कहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंटरवेंशन की जरूरत है। तो जो साइंटिफिक हेल्प चाहिए NTCA को वो हम देते हैं। तो इसमें AI की भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हर टाइगर अलग होता है, उसका स्ट्राइप पैटर्न से हम अलग कर सकते हैं इसको। पहले साइकिल्स में जब हम काउंट करते थे, जो कैमरा ट्रैप में फोटो खींचते थे टाइगर का, देखते थे कि सेम टाइगर कैप्चर हुआ है कि नहीं, और इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग और बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं। पर अभी AI और मशीन लर्निंग मॉडल्स जो आए हैं उससे ये बहुत आसान हो चुका है, और अभी हम बहुत आसानी से ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़ पिक्चर्स, जो पहले हमें 8 महीने 9 महीने लगते थे, वो हम अभी 1 महीने में खत्म कर देते हैं। और एक्यूरेसी भी 99.9% की एक्यूरेसी से करते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो M-Stripes ऐप हमने डेवलप किया है, जो सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज करते हैं, ये जो फॉरेस्ट गार्ड्स गश्ती करते हैं या इकोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, वो इस ऐप के जरिए कलेक्ट करते हैं। जब गश्ती करते हैं, जनरली हम एक ही रूट में जाते हैं, एक ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये ऐप हमें बताता है AI यूज करके, मशीन लर्निंग यूज करके, कि हम कौन से एरियाज मिस कर रहे हैं, कहाँ पे शायद ज्यादा मैनेजमेंट फोकस करने की जरूरत है। ये सब चीजें जो हैं AI की वजह से मैनेजमेंट के लिए भी बहुत आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी तो बहुत ही हेल्पफुल है टू मेक थिंग्स प्रिसाइज एंड फास्ट। टाइगर का काउंट तो हो पाता है, लेकिन एलिफेंट्स का काउंटिंग मुश्किल कहा जाता है। थोड़ा बताइए इसमें क्या मुश्किलात आती हैं और कैसे काउंटिंग हो रही है, टेक्निकली कैसे अभी पॉसिबल है? टाइगर का काउंटिंग आसान इसलिए होता है कि क्योंकि हर टाइगर का अलग स्ट्राइप होता है, तो स्ट्राइप्स देखने से हमें इंडिविजुअल्स डिफरेंशिएट कर पाते हैं। पर एलिफेंट का प्रॉब्लम ये है कि उस पे कोई यूनिक पैटर्न नहीं होता है, तो बहुत सारे बार एलिफेंट सेम दिखते हैं हमें, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो एक पुराना तरीका ये था कि लोग जंगल में जाते थे और एलिफेंट को काउंट करके वापस जो दिखे वो काउंट करके आते थे, और इसमें बहुत सारे डेंजर भी है लोगों का, एलिफेंट अटैक भी करता है एंड ऑल दीज थिंग्स। और दूसरा बात ये है कि सारे जानवर हमें मिलते नहीं है, तो टेक्नोलॉजी ये है कि हम एलिफेंट का जो डंग होता है वो हम कलेक्ट करते हैं पूरे फॉरेस्ट एरिया से, और उस डंग से हम DNA निकालते हैं और हम एक जेनेटिक प्रोफाइल बनाते हैं, और हर इंडिविजुअल का जेनेटिक प्रोफाइल अलग होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितने एलिफेंट्स उस फॉरेस्टेड एरिया में हैं। तो ये बहुत बड़े तौर पे हमने इस बार किया है पूरा इंडिया में, फॉरेस्टेड एरिया में, और वी आर एबल टू कम अप विद अ साइंटिफिक एस्टिमेट की हमारे देश में इतने एलिफेंट्स हैं। यह थी डॉक्टर विष्णुप्रिया कोलिपाकम, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका को स्पष्ट किया। कार्यक्रम के अंत में हम आपको इस महीने दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण आयोजन की ओर ले चलेंगे। हाल ही में शिवाजी कॉलेज दिल्ली में शतावरी विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस खंड में डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, शिवाजी कॉलेज दिल्ली, शतावरी के उपयोग और लाभों पर अपने विचार साझा कर रही हैं। इनसे बातचीत कर रही हैं निशा भारद्वाज। विषय शतावरी के उपयोग और लाभ, एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। सौजन्य आकाशवाणी दिल्ली।
हम बात करेंगे एक अनूठी पहल की जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बहुत कम ही बात होती है, और इस विषय में बात उठाने के लिए जो पहल की गई है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है, इस पहल को आगे लेकर जा रही है शिवाजी कॉलेज। शिवाजी कॉलेज ने अपने एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जो कि शतावरी फॉर बेटर हेल्थ विषय पर आधारित है। उसी के विषय में हमसे अधिक बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, शिवाजी कॉलेज से। डॉक्टर स्मिता, आपसे जानना चाहेंगे कि शतावरी को ही क्यों चुना गया है मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स की तरफ से? शतावरी को हम क्वींस ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है इसे, और शतावरी का काफी उपयोग जो है वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका उपयोग होता है। और जिस तरीके से इसका जो बेटर न्यूट्रिशन, बेटर मेंटल वेलबींग और नारी शक्ति को सशक्तिकरण करना हो, तो सबसे पहले उनकी हेल्थ आती है। तो इसमें शतावरी का सबसे ज्यादा अगर हम उपयोग देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखते हैं। भारत सरकार का इस पे काफी जोर है कि हम इसको आगे लेके जाएं, तो इसलिए इस साल नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने शतावरी को चुना है कि इसका अवेयरनेस कैंपेन, इसको ज्यादातर लोगों तक इसकी रीच जा पाए, इस पौधे के बारे में लोग जाने कि इसको कैसे हम उगा सकते हैं, कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, फिर इसके क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या इसके मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। और ये मतलब कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर काफी यंग माइंड्स और यूथ होते हैं, तो वहां तक हमारी इंडिजिनस नॉलेज है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की, उसकी रीच हो, ये कारण है। कैसे समझेंगे हम शतावरी को एज अ प्लांट, और इसका कौन सा प्लांट का पार्ट है वो यूज होता है मेडिकेशंस में, या जिसको हम ले सकते हैं अपनी फॉर्मुलेशंस में बनाने के लिए, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। शतावरी जो इसकी जड़ होती है, जो रूट्स होती हैं, उसका काफी उपयोग होता है, जिससे काफी औषधि बनती है। और इसको हम एक पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और इसको हम डिकॉक्शन तैयार करते हैं, उस तरीके से भी लिया जा सकता है। और इसका अलग अलग उपयोग होता है, जैसे आपका जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। और अब कितना आपकी मतलब शरीर की कैसी प्रकृति है, कितनी डोज किस तरीके से लेना है, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, परामर्श करके वो लेना चाहिए। बट इसका काफी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इसकी रूट्स से यूज करके बनाए गए हैं। शतावरी का जो ज्यादा हम इसका उपयोग जानते हैं, उसमें शतावरी की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ होती हैं, उन्हीं का इसमें ज्यादा उपयोग होता है। जो जड़ होती है इसको सुखा के ड्राई करके इसके पाउडर रूप में भी ये मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल होती है, प्लस एक डिकॉक्शन या सिरप की तरह भी अवेलेबल होती है, और जिसकी मात्रा निर्धारित होती है कि आपको किस प्रकार से इसको लेना है। और आजकल जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं, जो रिसर्च हो रही है, उसमें जड़ के अलावा इसकी पत्तियों में भी औषधीय गुण देखे गए हैं। खास तौर से एक वुमेन्स वेलनेस या वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो इसका रोल है ही, साथ में इसका न्यूरो प्रोटेक्टिव भी रोल है, जो इसमें पत्ती और जड़ दोनों का ही रोल इसमें देखा गया है। क्योंकि ये एक तरीके से जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है शरीर में, उस पे ये एक्ट करता है। ये थी डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली, जिन्होंने शतावरी के औषधीय गुणों और उपयोगों के बारे में जानकारी दी। विज्ञान निरंतर हमारे जीवन को बेहतर बना रहा है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो श्रोताओं, विज्ञान केवल खोज नहीं बल्कि प्रगति की एक निरंतर यात्रा है, और इस सफर में महिलाएं भी आज हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस महीने में हम विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के प्रेरणादायक योगदान को नमन करते हैं। आइए उनके योगदान को सराहें और आने वाली पीढ़ी की बेटियों को विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आशा है आज का विज्ञान भारती कार्यक्रम आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो। ये कार्यक्रम सीमा कुमारी, आकाशवाणी हैदराबाद द्वारा निर्मित है, और ये आकाशवाणी हैदराबाद की प्रस्तुति है। नमस्कार।